राजकोषीय नीति अगली पीढ़ी की वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधार। जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में सर्वसम्मति से एक नए द्विस्लैब जीएसटी संरचना की स्वीकृति दी, जो 22 दिसंबर से प्रभावी हो गई। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की प्रमुख निष्कर्ष में अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधारों की स्वीकृति। वर्ष 2017 में जीएसटी क्रियान्वयन होने के बाद से सबसे बड़ा सुधार, जो कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के अनुरूप है। उद्देश्य जीएसटी को सरल, नागरिक केंद्रित और विकासोन्मुख कर प्रणाली बनाना, ताकि जीवन की सुगमता, व्यवसाय करने की सुगमता सुनिश्चित की जा सके। वस्तु सेवा कर जीएसटी दरों का युक्तिकरण। द्विस्लैब संरचना। मानक दर 18%, अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर। मेरिट दर 5% आवश्यक एवं जन उपयोग की वस्तुओं पर। विशेष डीमेरिट दर 40%। जिन या लग्जरी गुड्स, पान मसाला, तंबाकू, उच्च श्रेणी के वाहन, वातित पेय पदार्थों आदि पर 40% जीएसटी। क्षतिपूर्ति उपकर विलय अलग उपकर व्यवस्था को समाप्त कर 40% स्लैब में समाहित किया गया। क्षतिपूर्ति उपकर को प्रमुख दर कटौती, व्यापक दर कटौती। 12% स्लैब को 99% वस्तुओं, 5% स्लैब में वस्तुओं 12% स्लैब की 99% वस्तुएं 5% स्लैब में स्थानांतरित की गई। 28% स्लैब वाली 90% वस्तुएं 18% स्लैब में स्थानांतरित की गई। 5% स्लैब। अब इसके अनेक दैनिक उपयोग की आवश्यकता वस्तुएं, जैसे कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, साबुन, औषधियाँ, टूथपेस्ट, दुग्ध उत्पाद, जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा अब पूर्णतः जीएसटी मुक्त है। 18% स्लैब मानक वस्तुओं का सेवाओं पर लागू होना, जिसमें घरेलू उपकरण, टेलीविज़न, सीमेंट, छोटी कारें पूर्व में उच्च दर पर शामिल थी। 40% स्लैब में सिन या लग्जरी गुड्स के लिए लागू, जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, उच्च श्रेणी की कारें। इन वस्तुओं के लिए पूर्ववर्ती 28% का स्लैब समाप्त कर दिया गया है। 0% कर मुक्त। यह दर कुछ मूलभूत आवश्यक वस्तुओं और कुछ ताज़ा खाद्य पदार्थों पर लागू रहेगी। संरचनात्मक सुधार में व्युत्क्रम शुल्क ढांचा सुधार। वस्त्र क्षेत्र लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान के लिए मानव निर्मित रेशा फाइबर पर जीएसटी दर 18 से 5% तथा मानव निर्मित सूत यार्न पर 12 से 5% हो गई है। व्युत्क्रम शुल्क ढांचा सुधार। उर्वरक क्षेत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया जैसे प्रमुख इनपुट पर जीएसटी दर 18 से 5% कर दी गई है। पान मसाला, तंबाकू, राजस्व हानि को रोकने के उद्देश्य से जीएसटी को लेनदेन मूल्य के स्थान पर खुदरा बिक्री मूल्य आरएसपी के आधार पर आरोपित किया जाएगा। प्रक्रिया सुधार। पंजीकरण प्रणाली आधारित डेटा विश्लेषण के आधार पर 3 कार्य दिवसों में स्वचालित पंजीकरण की व्यवस्था। 2.5 लाख प्रतिमाह से अधिक आईटीसी दावों करने वाले या योजना का विकल्प चुनने वाले आवेदकों हेतु पात्रता की जांच की व्यवस्था। प्रतिदाय रिफंड उचित अधिकारी द्वारा प्रणाली आधारित जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से अनंतिम रिफंड की स्वीकृति दी जाएगी। शून्य रेटेड आपूर्ति निर्यात एसईजेड इकाइयाँ। व्युत्क्रम शुल्क संरचना वाली आपूर्ति, जहां इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से अधिक है। संस्थागत सुदृढ़ीकरण। जीएसटी अपीलीय अधिकरण जीएसटी का संचालन सितंबर 2025 से अपील स्वीकार करना और दिसंबर 2025 से सुनवाई प्रारंभ करना। प्रधान पीठ अग्रिम निर्णय लेने हेतु राष्ट्रीय अपीलीय अधिकरण के रूप में कार्य करेगी। परिणाम विवाद समाधान तंत्र को सुदृढ़ करना, लंबित मुकदमों को कम करना तथा
करदाताओं में निश्चितता बढ़ाना। जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधार जिसने अनेक करों का स्थान लिया है। इसका उद्देश्य कराधान को सरल बनाना, कर के क्रमिक प्रभाव से बचना है। गंतव्य सिद्धांत पर आधारित जिस अंतिम उपभोग के बिंदु पर लगाया जाता है। सैद्धांतिक ढांचा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने जीएसटी शुरुआत किया। अनुच्छेद 246A संसद और राज्यों के पास समवर्ती शक्तियों और अंतर्राज्यीय व्यापार पर संसद के पास विशेष शक्ति। अनुच्छेद 269A के केंद्र द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार पर जीएसटी एकत्र किया जाएगा। जीएसटी परिषद के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया जाएगा। अनुच्छेद 279A राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद बनाने का अधिकार देता है। इसकी संरचना और कार्यप्रणाली को परिभाषित करना है। जीएसटी परिषद 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल अनुच्छेद 279A के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 279A के प्रवर्तन की तिथि से 60 दिनों के भीतर जीएसटी परिषद का गठन किया जाना अनिवार्य है। नियुक्ति में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संरचना केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, वित्त प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री या कोई अन्य मनोनीत मंत्री। केंद्रीय परिषद राज्यों के सदस्यों को अपने में से किसी एक को परिषद का उपाध्यक्ष चुनना होगा। वे उपाध्यक्ष के कार्यकाल का निर्धारण भी कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBLC के अध्यक्ष को परिषद की सभी कार्यवाही में स्थायी आमंत्रण सदस्य गैर मतदान के रूप में शामिल करने का भी निर्णय लिया है। कोरम कुल सदस्यों का 50% कोरम। निर्णय प्रक्रिया उचित मतदान प्रक्रिया। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से प्रत्येक के निर्णय लिया जाएगा। भारांश केंद्र में 1/3 भारांश, राज्यों का 2/3 3 भारांश। व्युत्क्रम शुल्क ढांचे के संबंध में यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब इनपुट्स पर लगाया गया जीएसटी अंतिम उत्पाद पर लागू जीएसटी से अधिक होता है। इसमें उत्पादकों की इनपुट पर अदा किए गए करों की पूर्व समायोजन क्षमता सीमित हो जाती है। परिणाम स्वरूप अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का संचय होता है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ती है तथा प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के संबंध में यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यवसायों को इनपुट पर अदा किए गए जीएसटी को आउटपुट पर देय जीएसटी के विरुद्ध समायोजित करने की सुविधा मिलती है। यह करों के प्रतापीय कैस्केडिंग टैक्स ऑन टैक्स प्रभाव को रोकती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाए। कार्यप्रणाली में क्रय चरण व्यवसाय कच्चा माल, वस्तुएं अथवा सेवाएं क्रय करता है और उन पर जीएसटी का भुगतान करता है। क्रेडिट चरण क्रय पर अदा किया गया जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध हो जाता है। विक्रय चक्रण व्यवसाय अपने अंतिम उत्पाद की बिक्री पर ग्राहक से जीएसटी संग्रहित करता है। समायोजन चरण व्यवसाय कुल संग्रहित किए गए जीएसटी से उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट घटाकर केवल शेष राशि सरकार को अदा करता है। जीएसटी पर अपीली अधिकरण GSTAT स्थापना जीएसटी कर अपीली अधिकरण की स्थापना केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत की गई है। भूमिका जीएसटी प्राधिकारों अथवा अपीली अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवाई हेतु एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। संरचना एक अध्यक्ष प्रधान होगा, 2 न्यायिक सदस्य होंगे, 2 तकनीकी सदस्य, 1 राज्य से, 1 केंद्र से।
नई दिल्ली में प्रधान पीठ और भारत के 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठें, इसके अतिरिक्त राज्यपीठों का गठन भी किया जा सकता है, जिसमें 2 न्यायिक सदस्य, 1 तकनीकी सदस्य केंद्र से और 1 तकनीकी सदस्य राज्य से शामिल होते हैं। आयकर अधिनियम 2025। संसद ने आयकर विधेयक 2025 पारित किया, जिसके माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित किया गया है। यह अधिनियम सरल भाषा और डिजिटल युग के अनुरूप प्रावधानों के साथ लाया गया है। नए आयकर अधिनियम 2025 उद्देश्य है अप्रचलित दोहराव वाले प्रावधानों को हटाकर पठनीयता में सुधार करके और मुख्य कर नीति या कर दरों को परिवर्तित किए बिना कानून को पुनर्गठित करके आयकर कानून का सरलीकरण करना। कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा। सरलीकरण और संरचना परिवर्तन अधिनियम में सजा के समक्ष सुगमता बढ़ाने हेतु प्रावधानों का व्यापक पुनर्चक्रण और समेकन किया गया है। लंबे पाठ विवरण के स्थान पर तालिकाओं, सूचियों एवं सूत्रों का व्यापक उपयोग किया गया है। प्रावधानों को तार्किक रूप से पुनर्गठित और एवं समूहबद्ध किया गया है, जिससे कानून अधिक संक्षिप्त, स्पष्ट, उपयोगकर्ता अनुकूल बन सके। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है और आयकर अधिनियम 1961 द्वारा शासित होता है। आय की अवधारणा को अधिनियम की धारा 2 उपधारा 24 के तहत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें विभिन्न स्रोत शामिल हैं। संसद को संविधान संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के अनुच्छेद 265 द्वारा समर्थित संघ सूची की प्रविष्टि 82 के अंतर्गत आयकर कृषि आय के अलावा पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 यह आदेश प्रदान करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर न तो आरोपित किया जाएगा, न ही एकत्र किया जाएगा। आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधान में करदाता अनुकूलन एवं संरचनात्मक उपाय में पूर्व वर्ष प्रीवियस ईयर्स और आगामी वर्ष असेसमेंट ईयर की वह द्वैध अवधारणा को समाप्त कर वर्ष टैक्स ईयर की एकीकृत अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसे 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान कर नीति ढांचे को बनाए रखते हुए सरलीकरण प्रारूप के माध्यम से स्पष्टता और निष्पक्षता एवं निश्चितता को सुदृढ़ किया गया है। डिजिटल और प्रौद्योगिकी उन्मुख प्रावधान में अधिनियम में औपचारिक रूप से वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) को मान्यता दी गई है, जिसमें क्रिप्टोग्राफिक अथवा समान प्रौद्योगिकी पर आधारित डिजिटल मूल्य परिसंपत्ति शामिल है। वर्चुअल डिजिटल एसेट की वैधानिक परिभाषा प्रस्तुत की गई है, जिसमें शामिल है ईमेल सर्वर, क्लाउड सर्वर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं डिजिटल परिवेश। अन्य प्रौद्योगिकी में आधारित वर्चुअल स्पेस। ये प्रावधान डिजिटल अर्थव्यवस्था में कराधान एवं प्रवर्तन के लिए कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करते हैं। प्रशासन एवं अनुपालन में सरकार को कुशल प्रशासन प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग तथा जहाँ संभव हो मानवीय हस्तक्षेप कमी हेतु योजनाएं अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। पारदर्शिता एवं अनुपालन की सुगमता बढ़ाने के लिए प्रक्रियागत प्रावधानों का समेकन एवं पुनर्गठन किया गया है। विवाद निपटान एवं अभिशासन अधिनियम का उद्देश्य स्पष्ट भाषा, संरक्षित प्रावधानों एवं सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से वाद विवाद में कमी एवं निश्चितता में वृद्धि करना है। विवाद निपटान तंत्र को बेहतर वैधानिक संरचना के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। विवरण में अधिनियम एवं अधिसूचित नियमों द्वारा शामिल होंगे। समग्र महत्व। आयकर अधिनियम 2025 भारत के प्रत्यक्ष कर कानून में संरचनात्मक एवं वैधानिक सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका केंद्र बिंदु सरलता एवं स्पष्टता, डिजिटल तत्परता, विवादों में कमी, स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार। यह अधिनियम नई कर दरें या मूल नीति परिवर्तन प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि
समकालिक आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के अनुरूप कानून का आधुनिकीकरण करता है। थोक मूल्य सूचकांक WPI भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को 2011 से 12 में 2022 से 23 संशोधित करते हुए एक कार्य समूह का गठन किया है। उद्देश्य अर्थव्यवस्थाओं में हुए संरचनात्मक परिवर्तन को प्रतिबिंबित करना तथा निर्गम मापन की गुणवत्ता में सुधार करना। मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कार्य समूह अपनी रिपोर्ट आर्थिक सलाहकार कार्यालय OEA को प्रस्तुत करता है। अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र सदस्य नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। कार्य समूह के संदर्भ में शर्तें आधार वर्ष 22-23 के साथ WPI और PPI के लिए वस्तु क्रोकरी का सुझाव देना है। निर्गम डाटा संकलन प्रणाली की समीक्षा एवं सुधार करना। WPI या PPI हेतु अपनाई जाने वाली संरचनात्मक प्रणाली की अनुशंसा करना है। PPI की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना तथा WPI से PPI में संक्रमण हेतु दिशा निर्देशों की अनुपालन करना है। लिंकिंग फैक्टर प्रणाली की समीक्षा एवं सुधार करना है। WPI या PPI की विश्वसनीयता एवं सुदृढ़ता बढ़ाने हेतु अन्य आवश्यक सुधारों का सुझाव देना है। उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI समय के साथ घरेलू उत्पादकों को प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। WPI के विपरीत उपभोक्ताओं तक पहुंच से पहले उत्पादक स्तर पर कीमतों को मापता है। अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं करता है, जिससे शुद्ध उत्पादक कीमतें परिलक्षित होती हैं। उपभोग और व्यवसाय के दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति को दर्शाता है। PPI बनाम WPI कवरेज PPI वस्तुएं एवं सेवाएं जबकि WPI में केवल वस्तुएं थी। मूल्य आधार में PPI उत्पादकों को प्राप्त कीमतें जबकि WPI में थोक कीमतें। भार निर्धारण WPI भार शुद्ध व्यापारिक मूल्य था। PPI का भार आपूर्ति उपयोग तालिका SUT के आधार पर होगा। थोक मूल्य सूचकांक WPI थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है, अर्थात ये वस्तुओं को उपभोक्ताओं की अपेक्षा संगठन के बीच थोक में क्रय विक्रय की जाती है। जारी करने वाली संस्था आर्थिक सलाहकार कार्यालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आधार वर्ष 11-12। कवरेज WPI केवल वस्तुओं को शामिल करता है तथा सेवाओं को शामिल नहीं करता। आधारभूत मूल्य अवधारणा में मूल्य कीमतें जिनमें कर, रिबेट या व्यापार छूट, परिवहन और अन्य शुल्क शामिल नहीं होते हैं। घटक एवं भारांश में प्राथमिक वस्तुएं 22.62%, ईंधन एवं ऊर्जा में 13.15%, विनिर्मित उत्पाद में 64.23%। नीति NCARER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल नामक राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल आंकड़ों का भंडार पोर्टल राज्यों से संबंधित विभिन्न मानदंडों पर 1990 से 91 से लेकर 2022-23 तक के 30 वर्षों की अवधि के लिए आंकड़ों का एक समग्र भंडार उपलब्ध कराएगा। मानदंड इसमें शामिल सामाजिक आर्थिक राजकोषीय मानदंड, शोध रिपोर्टों एवं शोध पत्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विशेषज्ञ टिप्पणी विकसित करने वाली संस्थाएं। यह पोर्टल नीति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुपूरक आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER द्वारा राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विकसित किया गया है। घटक इस पोर्टल के 4 प्रमुख घटक हैं। इसमें शामिल है राज्य रिपोर्ट, 28 राज्यों में समष्टि आर्थिक राजकोषीय परिदृश्य का
सार प्रस्तुत करती है जिसमें सांख्यिकी, अर्थव्यवस्था तथा राजकोषीय संकेतक शामिल हैं। डेटा रिपोजिटरी जनसांख्यिक, अर्थव्यवस्था, राजकोष, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित समाज डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करती है। राजकोषीय एवं वार्षिक आर्थिक डैशबोर्ड प्रमुख आर्थिक चरों पर ग्राफिक निरूपण प्रदर्शित करता है और असंसाधित डेटा एवं सारणीबद्ध तालिकाएं उपलब्ध कराता है। शोध एवं टिप्पणी में राज्य वित्त, राजकोषीय एवं वित्तीय प्रबंधन संबंधित शोध एवं विश्लेषण प्रस्तुत करता है। एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वित्त मंत्रालय ने एक राज्य एक ग्रामीण नीति के अनुरूप 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण की घोषणा की है। एक राज्य एक आरआरबी नीति केंद्रीय वित्तीय सेवा विभाग द्वारा एक सुधार पहल, जिसका उद्देश्य किसी राज्य के भीतर कार्यरत सभी आरआरबी को एकीकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी में सम्मिलित करना है। वैधानिक आधार यह विलय आरआरबी अधिनियम 1976 की धारा 23A उपधारा 1 के अंतर्गत सार्वजनिक हित में किया गया है। नीति समर्थन नरसिंहम समिति 1975 ने आरआरबी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। व्यास समिति 2001 ने कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु आरआरबी के विलय की अनुशंसा की। लाभ बेहतर कार्यकुशलता, लागत का युक्तिकरण, सेवा प्रदायगी में सुधार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी प्रकृति सरकार के स्वामित्व वाले बैंक जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। वैधानिक ढांचा, वैधानिक आधार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जिनकी स्थापना आरआरबी अधिनियम 1976 के अंतर्गत की गई है, ताकि ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में आधारभूत बैंकिंग एवं ऋण सेवाएं प्रदान की जा सकें। वर्तमान में चौथे चरण के एकीकरण के पश्चात भारत में क्षेत्रीय प्राणी बैंकों की कुल मांग 40 बैंकों की कुल संख्या 43 से घटकर 28 हो गई है। स्वामित्व संरचना: केंद्र सरकार 50%, प्रायोजक बैंक 35%, राज्य सरकार 15%। गूगल कर: सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में संशोधन के तहत ऑनलाइन विज्ञापनों पर समकरण उपकर ईएल को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गूगल कर समकर उपकरण इक्विलाइजेशन लेवी, जिसे सामान्यतः गूगल कर कहा जाता है। समकरण उपकर इक्विलाइजेशन लेवी, जिसे सामान्यतः गूगल कर कहा जाता है, भारत में कार्यरत निवासी एवं अनिवासी डिजिटल ई-कॉमर्स कंपनियों के बारे में उद्देश्य भारतीय बाजारों से आय अर्जित करने वाले अनिवासी डिजिटल सेवा प्रदाताओं पर न्यायसंगत कराधान सुनिश्चित करना है। भारत में मानकीकरण उपकर प्रारंभ में 2016 चरण 1 2016 दर 6%। विनियामक वित्तीय सेवाएं क्षेत्र क्रियान्वयन क्षेत्र 1 लाख प्रति वर्ष से अधिक के उन भुगतानों पर जो अनिवासी कंपनियों को ऑनलाइन विज्ञापन एवं संबंधित डिजिटल सेवाएं किए जाते हैं। चरण 2 2021 में ई-कॉमर्स लेनदेन 2% उपकर को हटाता तथा हटाया गया। हालांकि ऑनलाइन विज्ञापनों पर जीएसटी मानकीकरण
वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग ने 26 से 30 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपी है। वर्तमान में राज्यों को विभाजन पूल 41% प्राप्त होता है। मांग 28 से 22 राज्यों के तहत 22 राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% करने की मांग की है। मांग तर केंद्र सरकार कर राजस्व में उपकर एवं अधिभार कर का हिस्सा 12.8% बढ़कर 18.3% हो गया, जिससे विभाजन पूल का आकार घटा। मुख्य मुद्दा उपकार तथा अधिभार जो साझा योग्य नहीं है, पर बड़ी निर्भरता के कारण केंद्र सरकार ने सकल कर राजस्व की प्रभावी हिस्सेदारी लगभग 35% 2015 से 2020 से घटकर लगभग 31% 2020 से 24 से छत्तीसगढ़ विभाजन से जुड़ी चिंताएं विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्य ये तर्क देते हैं कि वर्तमान मानदंड युक्त जनसंख्या एवं आय आधार पर एकीकृत छत्तीसगढ़ विभाजन से जुड़ी चिंताएं में विकसित राज्य विशेष रूप से दक्षिण भारत में राज्य वह तर्क देते हैं कि वर्तमान में मानदंड मुख्यतः जनसंख्या एवं आय अंतर पर आधारित है, जिससे राजकोषीय अनुशासन एवं दक्षता का पालन करने वाले राज्यों को प्रतिफल प्रभाव झेलना पड़ता है। 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए कर हस्तांतरण का सूत्र अनुशंसित करता है। अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, प्रत्यक्ष अर्थशास्त्री एवं नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष सदस्य श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनमोहन पांडा, श्री टी रविशंकर, डॉक्टर सायकांति शोध सचिव श्री ऋत्विक रंजनम पांडे, कर संग्रह के विभाजन पूल के बारे में। विभाजन पूल केंद्र के सकल कर राजस्व का वह भाग जिसे केंद्र एवं राज्यों के बीच साझा किया जाता है। संरचना इसमें केंद्र के सभी कर शामिल होते हैं, उपकर एवं अधिभार को छोड़कर, तथा इसकी गणना संग्रह शुल्क हटाने के बाद की जाती है। वितरण तंत्र में ऊर्ध्वाधर विभाजन केंद्र सरकार एवं राज्यों के बीच केंद्रीय कर राजस्व के वितरण को संदर्भित करता है। यह निर्धारित करता है कि कुल केंद्रीय करों का क्रियान्वयन प्रतिशत की यह सुनिश्चित करना कि कुल केंद्रीय करों का कितना प्रतिशत सभी राज्यों को सामूहिक रूप से दिया जाएगा। 2021 से 26 की अवधि में यह हिस्सा 41%। 15वें वित्त आयोग के अनुशंसित क्षैतिज विभाजन का अर्थ है कि राज्यों के कुल हिस्से, जैसा कि ऊर्ध्वाधर विभाजन के तहत किया गया है, जिससे अलग अलग राज्यों के बीच वितरण यह निर्धारित करता है कि 41% 15वें वित्त आयोग को राज्यों के बीच किस प्रकार बांटा जाएगा। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC की 29वीं बैठक में भारतीय वित्तीय क्षेत्र के साइबर लचीलापन ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय की समीक्षा की गई। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC का गठन 2010 में भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से किया गया। प्रस्ताव क्षेत्र सुधार पर रघुरंजन समिति 2008 ने FSDC के गठन का प्रथम प्रस्ताव
प्रस्तुत किया था। नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय अध्यक्ष परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। सदस्य परिषद के सदस्यों में शामिल है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव या आर्थिक सचिव, विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, वित्तीय सेवा आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव एवं आर्थिक कार्य विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण एरडाई के अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के अध्यक्ष। कार्यसूची में 14 कार्यसूची में परिषद वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र कार्यप्रणाली परिषद वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर नियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और बड़े वित्तीय समूहों कामकाज से संबंधित मुद्दों से निपटती है।